एक क्वेश्चन है, आपने अगर जिसने भी प्री का पेपर लिया होगा इसमें सिर्फ एक ऑप्शन बढ़ाकर ये क्वेश्चन प्री में आया है। ये 8th क्लास की एनसीईआरटी है और 8th क्लास की एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से इसकी डेप्थ देखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन की ट्रिक और डेप्थ जो होता है वो बिल्कुल यूपीएससी का सेगमेंट है। अब जरा देखिए 8th क्लास में आप जाएंगे, 8th क्लास में आपको एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन आपको सॉइल के फॉर्म में मिल जाएगा। आप वहां पर जाएंगे तो ये मैंने अपने बच्चों को पढ़ा रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, लिखिए आप चाहे तो लिखना चाहे तो लिख लीजिए और पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, मेरे साथ क्वेश्चन करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप। निम्नलिखित में से कौन सा मेथड, कौन सी विधि, लिखो निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढाल पर मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है या उपयुक्त है, में सबसे उपयुक्त है। तीव्र ढाल पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है। ए बी सी। ए इज शेल्टर बेल्ट, शेल्टर पट्टी। दूसरा मल्चिंग, याद आ रहा है एनसीईआरटी के बच्चों। और तीसरा इसको हम लोग छज्जेदार खेती या टेरेस फार्मिंग कहते हैं, या सीढ़ीदार खेती। अब सबसे पहले मुझे बताओ इस क्वेश्चन में ये तीनों विधियां सॉइल के इरोजन को चेक करने के लिए है, लेकिन एनसीईआरटी इसीलिए बहुत खूबसूरत हो जाता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन की गहराई है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन की विधि है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट अभी देखते जा रहे हैं। शाबाश। अभी देखते जाओ, ट्विस्ट बताता हूं। क्या शेल्टर बेल्ट सॉइल इरोजन को रोकने की विधि नहीं है? बिल्कुल है। कौन कहता है नहीं है? शेल्टर बेल्ट जो है वो बिल्कुल सही विधि है आपके सॉइल इरोजन को रोकने की। क्या मल्चिंग सॉइल इरोजन को नहीं रोकता? बिल्कुल रोकता है, बिल्कुल रोकता है। क्या टेरेस कल्टीवेशन, टेरेस फार्मिंग जो है वो सॉइल इरोजन को नहीं रोकता? बिल्कुल रोकता है। तीनों के तीनों विधियां सॉइल इरोजन की विधियां हैं, ठीक है, सॉइल इरोजन को रोकने की विधियां हैं। अब मुझे बताइए, आपने जैसे कई लोगों ने कहा इसका आंसर सी होना चाहिए, टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीदार खेती। तो टेरेस फार्मिंग आपने क्यों लगाया जबकि तीनों की तीनों विधियां सॉइल इरोजन को रोकने की यानी मृदा अपरदन को रोकने की विधियां हैं? बताइए, बताइए। तीनों की तीनों विधियां मृदा अपरदन को रोकती हैं। पढ़ा है आप लोगों ने इसको? पढ़ा। देखिए क्वेश्चन की खास बात मुझे बताइए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत ही डेप्थ के क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ही डेप्थ के क्वेश्चन होते हैं अगर आप इसको ढंग से कर रहे हैं तो। मुझे अब इसका आंसर बताइए कि आपने सी क्यों लगाया। जिन्होंने सी दिया मैं उनसे बात करना चाहता हूं। शाबाश कमलप्रीत सिंह, वेल डन बेटा। काजल, शाबाश बेटा, वंडरफुल, बहुत बढ़िया जवाब। तिवारी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अंसारी, वेरी गुड, वेल डन। ये हैं तेजस्वी, वेल डन बेटा। गेट टू लबासना, वेल डन, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। पटनी, वेरी गुड। साहू, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये हुई ना बात, इसको बोलते हैं बात की गहराई पे समझना। जब हम कीवर्ड्स निकालते हैं यानी एग्जाम में एनसीईआरटी हमें बीटीएल और कीवर्ड सिखाता है। ये कीवर्ड जिसने पकड़ना सीख लिया उसके क्वेश्चन अपने आप निकल जाएंगे। इसमें क्वेश्चन है स्टीप स्लोप। हमें पता है ये दोनों विधियां कम ढाल वाले या समतल इलाकों के लिए बढ़िया है तो ये तीनों विधियां, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को स्टीप स्लोप हटा देता और यहां पर मैं एक नाम डाल के डी लिख देता, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ एबव, यानी अगर मैं इसको हटा देता। अब देखो इसी क्वेश्चन को यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है प्री का। अब इसमें क्या हुआ, इसको हटा दूं, देखो ट्रिक देखो एनसीईआरटी कितनी गहराई में तुम्हें लेकर जा सकता है। तो आपने इसको हटाया, इसको हटा दिया और यहां पर मैंने ऑल ऑफ द अबव डाल दिया यानी उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑल मेथड्स आर द सॉइल कंजर्वेशन मैथोलॉजीज बट द कीवर्ड इज कह रहा है स्टीप स्लोप यानी सबसे उपयुक्त। तो सबसे उपयुक्त में क्या होगा, जो टेरेस फार्मिंग होती है वो स्लोप को पूरी तरह से नलिफाई कर देती है, स्लोप यानी ढाल को पूरी तरह से
खत्म कर देती है। और इसीलिए इन तीनों में सबसे बेहतरीन विधि क्या होगी? जहां स्टीपर स्लोप है, पहाड़ों की ढाल है, जहां आप जो है इनके माध्यम से रोक नहीं सकते, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर आपको सीढ़ी को सीढ़ी के रूप में उसको जो है समतल रूप में काट देना पड़ेगा। और वहां पर जो होगा वो आंसर होगा आपका सी। तो सभी को बधाई हो, लेकिन यह अंतर समझना मेरे लिए ज्यादा जरूरी था। अगर मैं इसको हटा दूं तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव, और अगर मैं इसको रख रहा हूं तो मुझे बेस्ट वन सॉल्यूशन करना पड़ेगा। यह खूबसूरती आपको एनसीईआरटी देता है, इतनी डेप्थ में जाने की आपको ताकत एनसीईआरटी देता है। लेकिन जो स्टूडेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के सेगमेंट्स नहीं समझ पाते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम आने जा रही है, उनको दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें इसको समझना है। अब चलें आगे, मूव करें अगले क्वेश्चन पर। यस या नो मुझे बताइए। यस सर। चलिए, क्वेश्चन है, बंगाल में स्तंभरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त लागू करने का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? आपको पता है कि हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है और यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से एक प्रश्न माना जाता है। ठीक है, एक जो है वो एक सेगमेंट है कि स्तंभरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, जो हमारा परमानेंट सिस्टम था, परमानेंट सिस्टम लागू करने का किसानों पर, अब क्वेश्चन है, कह रहा है किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन दे देते हैं। आपका कितनी डेप्थ है एनसीईआरटी में, ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे बताओ, पहला तो ज्योग्राफिकल रीजन कह रहा है बंगाल में, दूसरा स्थायी बंदोबस्त। सबसे पहले बताओ ये लागू किसने किया था? कौन बताएगा मुझे? किसने लागू किया था? कह रहा है इफेक्ट ऑन द फार्मर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। किसानों पर जो स्थायी यानी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, वो बंगाल में उसका किसानों के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? हां जी, गुड, बताइए किसने लागू किया था? अरे बाप रे बाप, इतने नाम। किसी ने वेलेजली लिखा है, किसी ने कर्जन लिखा है, किसी ने कर्जन लिखा है, बाप रे बाप। ओहो, लॉर्ड रिपन वाले भी कोई, अच्छा किसी ने न्यूटन भी लिखा है, न्यूटन ने लागू किया था। अरे बाप रे बाप, न्यूटन सोचेगा क्या क्या मुझसे करवाओगे। 1793 में, 1793 में किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सबसे पहले भूमि सुधारों की बात करें तो सबसे पहले यह व्यक्ति था जिसने इसको एस्टैब्लिश किया था। जिन्होंने इसका जवाब दिया, बहुत बहुत बधाई। एक बच्चे ने जो है सन भी लिखा था, वंडरफुल। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। बेसिकली इनका यह सिस्टम था, इनकी जो लगान जो उस समय हुआ करता था, वो इनके राजस्व यानी रेवेन्यू का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत था। अब लगान के लिए जो अंग्रेजी अधिकारी थे उनको लगाने, क्योंकि भारत में भाषाई विविधता बहुत ज्यादा थी, हमारे लैंग्वेज डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, तो ऐसे में अंग्रेजी और फ्रेंच बोलने वाले अधिकारियों के लिए लगान वसूल करना बड़ा मुश्किल काम था। तो उसने जमींदारों का, जो वहां का फ्यूडल सिस्टम था, सामंती व्यवस्था थी इंग्लैंड की, उसके आधार पर भारत में एक जमींदारी व्यवस्था शुरू की और भूमि का जो मालिक था उसको जमींदार को बना दिया, जो कि एक भारतीय होता था, जमींदार को बना दिया। ये कौन था? ये लैंडलॉर्ड हो गया था, ये जमींदार भूमि का मालिक हो गया था। और इसको बोला ब्रिटिश ने बोला कि भाई आप मुझे लगान वसूल करके दो अपने लोगों से, ठीक है, आप हमें जो है वो हमारा परसेंटेज दे दो और आप जो है वो सबसे लगान वसूल करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और इससे क्या हुआ, और बोला कि चूंकि विदेशों में क्या था, जो फ्यूडल सिस्टम था उससे वो लोग अपने लोगों को आगे बढ़ाने काम करते थे। जमींदार ने इन किसानों की जो है वो हड्डियां का खून तक चीस लिया कि भाई मुझे ये लगान खींचकर इनको देना है। इनका क्या हुआ, इनका रेवेन्यू सेट हो गया, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम हो गई, बहुत बढ़िया इनके लिए सिस्टम हो गया, इनकी जो कॉस्ट थी वो कम हो गई और इनका जो फिक्स मिलना, अब ये इसका सरदर्द था वो अपने लोगों से कैसे जो है वो खींच कर लेकर आए। नतीजा क्या हुआ कि ज्यादातर लोग जो है वो अपनी जमीन
जमीनों से बेदखल कर दिए गए, बाहर कर दिए गए, वो भूमिहीन मजदूर बन गए और नतीजा ये रहा कि अंत तक आते आते उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई और किसानों को इसके फायदे की बजाय ज्यादातर हमें लॉस यानी नुकसान ही हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? तो क्या होता है कि सप्लाई चेन जैसे ही आपकी लंबी हो जाती है वहां पर सिस्टम में एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। वंडरफुल। अब आपने देखा कितने कितने लोगों को अंदाजा है कि यह क्वेश्चन आ चुका है प्री में भी और मेंस में भी? कितने लोगों को यह अंदाजा है? जरा मुझे बताएं, प्रीवियस ईयर पेपर अगर पढ़ा हो तो, जो मैंने आपसे कहा था कि आपको पढ़ना चाहिए। गुड। कई लोगों ने कहा यस सर हमने पढ़ा है, राइट। तो आप देख रहे हैं कि जिसको आपने हल्का मान के छोड़ा था वो आपको कितना फंसाता है। चलें आगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जो है वो लगातार इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे। आगे आइए। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, और ये 12th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कहता है भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी पुरुष प्रधान है? Which of the following जो माइग्रेशन ट्रेंड, which of the following माइग्रेशन ट्रेंड इन इंडिया इज पैट्रियार्कियल और मेल डोमिनेंस? Which of the following migration system in India is male dominance और पैट्रियार्कियल? निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था ऐसी है जो भारत में प्रवासन की यानी माइग्रेट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह बंदा जा रहा है, तो उसमें से किसमें पुरुष ही है, मतलब ज्यादातर वो मेल डोमिनेंस है, वहां महिलाएं या जो फीमेल्स नहीं है? मुझे बताइए इसमें कौन सा सेगमेंट होगा और क्यों? और क्यों? मुझे चारों के आंसर चाहिए जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ा है, लॉजिक है जिसके पास, बताएं मुझे। गुड। रूरल टू रूरल नहीं, राइट। इस तरह का माइग्रेशन भारत में हमें ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ट्रेंड के लिए, प्रवासन के लिए पुश पुल फैक्टर होना चाहिए, पीपी फैक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, यानी धक्का देना और खिंचा देना। नगरी से ग्रामीण प्रवासन हमें भी बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि भारत में शहरीकरण, ये जब शहरीकरण उच्च दर पर पहुंच जाता है जैसे अमेरिका में, तो जब शहरीकरण बहुत उच्च तरीके से होता है तब हमें यह प्रवास देखने को मिलता है। लेकिन जब शहरीकरण उच्च हो जाता है तो महिला पुरुष दोनों की इनकम बढ़ जाती है, और जब महिला पुरुष दोनों की इनकम बढ़ जाती है तो केवल वो पूरा परिवार फिर माइग्रेट करता है। वो लोग जो शहरी भीड़ भाड़ से थक गए, फार्म हाउस ले लेते हैं, गांव की तरफ जाकर बस जाते हैं। आपने देखा होगा अमीर लोग, जैसे अभी आपने देखा सलमान खान, धर्मेंद्र, ये बड़े बड़े लोग ये फार्म हाउस में जाकर रहना शुरू कर देते हैं, ग्रामीण इलाके में चले जाते हैं। तो ये बहुत समृद्धता का सूचक है। भारत में तो इतनी समृद्धता भी आई नहीं है। अगला है नगरीय से नगरीय, तो हम इसको जो है वो इमिग्रेशन भी कहते हैं। जैसे अमेरिका चले गए तो आपने देखा होगा आईटी कंपनियों से लड़के लड़कियां सभी अमेरिका जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। तो ये अर्बन टू अमृत, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी पढ़े लिखे स्किल्ड लोग ज्यादा मूवमेंट करते हैं, स्किल्ड लोग। तो इसमें महिला पुरुष स्किल जो होता है वो महिला पुरुष का अंतर कम कर देता है। अब बचा हमारे पास ग्रामीण से नगरीय, यानी फ्रॉम रूरल टू अर्बन। रूरल टू अर्बन में अगर हम देखें तो ज्यादातर जो लेबर क्लास है, अनस्किल्ड क्लास है, वो मूवमेंट करती है। रिक्शा चलाने वाले मजदूर, जिनके पास मौसमी बेरोजगारी है, जो खेती उनकी लगातार काम नहीं कर रही है। और इसमें देखा जाता है इसमें मेल डोमिनेंस, क्योंकि आप जब रूरल से शहर जाते हैं तो आवास की सुरक्षा, आपने देखा होगा सड़कों के किनारे लोग सो रहे हैं, ठीक है, कहीं भी टॉयलेट चले जा रहे हैं, किसी भी अवस्था में रह रहे हैं, सुरक्षा के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है। ऐसी कंडीशन में महिलाओं की सुरक्षा, उनकी सुविधा, उनके रहने की जगह, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इस तरह से ये बेसिकली मेल डोमिनेंस हो जाता है। मेल डोमिनेंस यानी पुरुष प्रधान, ये हमें देखने को मिलता है इस तरह का माइग्रेशन, ड्यू टू द लैक ऑफ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें देखने को यहां मिलता है। तो ये बेसिक एक एग्जांपल था कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते समय उसके क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, उसके क्वेश्चंस को लगा रहे हैं और उसके भावार्थ को समझ रहे हैं, सिर्फ ये नहीं था कि एबीसीडी हमने लगा लिया, हमें इनके मतलब पता होना चाहिए कि ये ट्रेंड हमारे यहां नहीं है,
ठीक है, ये ट्रेंड हमारे यहां अभी आया ही नहीं, क्योंकि हमारा शहरीकरण अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, इतनी हमारी इनकम नहीं हुई है। नगरीय से नगरीय हम देखते हैं तो वहां स्किल्ड क्लास आ जाता है, जैसे आप एक छोटे शहर से उठ के दूसरे मेट्रोपॉलिटन चले गए, मेगापोलिस में चले गए। हमारे यहां जो ट्रेंड है वो पैट्रियार्कियल में हमें यह दिखाई पड़ता है, मुख्यतः इस तरह का ट्रेंड हमें दिखाई पड़ता है। तो सी ऑप्शन इज टोटली राइट। तो आज से आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर बहुत ध्यान दीजिए।